हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक बम्पर भर्ती आई हुई है अपने स्वास्थ्य विभाग में, जो कि बिहार से आई है। ये स्टेट लेवल की भर्ती है। अब तक आपने इसका नोटिफिकेशन वगैरह और अन्य लोगों के वीडियो तो देख ही चुके होंगे, यानी मैं लेट हूँ, पर कोई बात नहीं। इस वीडियो में उस भर्ती से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा उस भर्ती को प्राप्त करने के लिए, यानी उसमें सिलेक्शन के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, वो हम देखेंगे। तो मेनली हम लैब टेक्नीशियन के बारे में बात करेंगे कि लैब टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हैं, जिसमें लगभग 3000 पोस्ट है, उसके लिए आप तैयारी कैसे करें और फ्री माध्यम से कैसे तैयारी करें, क्योंकि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पेड कोर्स। तो उसके लिए मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले भर्ती के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ अच्छे से डिटेल्स में देखते हैं। देखो, ये भर्ती आई हुई है प्रयोगशाला प्रावैधिक के पद पर, यानी आपके लैब टेक्नीशियन के पद पर। ठीक है, कहाँ से आई है? बिहार, पटना से आई है। ठीक है, देखो इसमें मेन चीज़ें ही कवर करते हैं, सारी चीज़ें पढ़ने में तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, वेबसाइट जो है इसकी www.btscbihar.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से भर्ती निकाली गई है, बिहार सरकार की तरफ से। फॉर्म भरने की डेट जो है वो 4/3/2025 से 1/4/2025, यानी 4 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक इसके फॉर्म खुले हुए हैं, आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, पोस्ट क्या है? पोस्ट है प्रयोगशाला प्रावैधिक, यानी लैब टेक्नीशियन। इसी तरह से अन्य पदों पर भी निकली हुई है भर्तियाँ, जैसे ओटी असिस्टेंट हो गया या फिर एक्सरे टेक्नीशियन हो गया। ये सब की भर्तियां भी निकली हुई हैं। तो मेनली हम एलटी से लेके देखते हैं, एक ही जैसी है सारी चीज़ें, सारे रूल, सारे नियम, तो यहीं से कवर हो जाएगा। तो प्रयोगशाला प्रावैधिक का देखो, इसमें जो वेतनमान है वो 5200 से लेके 20,200, और ग्रेड पे लेवल 28 और 7वां वेतन है लेवल 5 का। तो ग्रेड पे 28 और लेवल 5 आपकी एक डिसेंट अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी, लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में। और 7वां वेतनमान है, यानी 7वें वेतनमान में आप 35 से 40 हज़ार पा रहे होगे। 8वां वेतन लगने के बाद आपकी सैलरी में एक जबरदस्त जंप देखने को मिलेगा। तो यह अच्छी डिसेंट पोस्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसमें योग्यता क्या मांग हुई है? देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, यानी 12th, 10+2 जिसको हम 12th बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान यानी बायो, और इंग्लिश के साथ में उत्तीर्ण होने चाहिए। अब यहाँ पर कई सारा खेल आ जाता है। देखो, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो सबका ही होता है, इंग्लिश भी सबका ही होता है। यहाँ पर खेल कर दिया है उन्होंने कि जीव विज्ञान दे दिया, यानी बायोलॉजी से आपको होना ही चाहिए। अब देखो, जो डीएमएलटी वगैरह जो होता है, उसमें मैथ को भी लेते हैं वो। अब यह मैथ के स्टूडेंट भी भैया पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी निकालो ना फॉर्म। वो क्या, या तो डिप्लोमा ही मत कराओ मैथ से आपने डिप्लोमा कराया तो कराओ ही मत, या कराया तो फॉर्म भी भरवाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही होनी चाहिए। जीव विज्ञान वाले ही भर सकते हैं, वैसे अभी के लिए जो नियम है तो यही है। साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। देखो, इसके अलावा आप बिहार से हो या पूरे इंडिया में कहीं से हो, अन्य राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान, जैसे आप यूपी से हो तो यूपी की राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से आप प्रयोगशाला प्रावैधिक डिप्लोमा कोर्स, यानी आपके पास डिप्लोमा कोर्स है तो भी चलेगा, यानी डीएमएलटी है तो भी चलेगा, या बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी बीएमएलटी हो तो भी चलेगा। ठीक है, यानी बैचलर कोर्स भी एज वेल एज डिप्लोमा कोर्स भी, दोनों के लिए इसका शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है। उसके साथ तत्संबंधी प्रमाण पत्र रहना आवश्यक होगा। तत्संबंधी बोलते हैं कि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, या तत्संबंधी बोल सकते हैं इसके साथ आपके पास डिप्लोमा में जो कोर्स हो गए हैं, उन सारे कोर्सों का आपके पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम तो दे रखा है, रिजल्ट आपका अभी आया नहीं है, तो ऐसे में आप कोर्स नहीं भर सकते। मतलब अभी हम आगे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में A to Z। देखो, पोस्ट क्या क्या है, लगभग 2969 पोस्ट है। ठीक है, 2969, अच्छी खासी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग पटना की तरफ से आई है। देखो, इसमें जनरल के पास 902 सीटें हैं। ठीक है, जनरल के पास 902 सीटें हैं, उनमें से 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, तो 902 में 316 सीटें लेडीज़ के लिए रिजर्व्ड है। ये जनरल की बात हो गई। ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 225 सीटें रिजर्व हैं।
अनुसूचित जाति के लिए 595, अनुसूचित जनजाति के लिए 39, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 667, पिछड़ा के लिए 415, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 126। इस हिसाब से टोटल मिला के 2969 सीटें हैं। और इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी अगर हैं वो बिहार के लिए मान्य होगा। पोता है, पोती है, नाती हैं या नतनी है, यानी आपके नाना नानी बाबा दादा कोई भी अगर स्वतंत्रता सेनानी थे उनके डॉक्यूमेंट लगाइए, उनके लिए भी 45 सीटें रिजर्व है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। तो ये थी पदों की कोटिवार विवरण। तो ये थे पद। अब आगे देखते हैं। फिर अब आता है आयु सीमा, मतलब कितने वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1 अगस्त 2024 को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। उसके बाद अगर आपका 18 वर्ष पूरा हो रहा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। मैक्सिमम में काफ़ी रिलीफ दी गई है, जैसे अनरिजर्व के लिए 37 साल है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 40 साल है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है और अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति के लिए 42 साल है। तो आयु सीमा में अच्छी खासी छूट देखने को मिलेगी आपको। बाकी इधर तो ज़्यादा कुछ खास वैसे है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आरक्षण में देखते हैं। अब आरक्षण कैसे इसमें, अब ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो अगर आप इंगित कॉलम यानी उसमें पूछा जाएगा कि आप आरक्षण लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो, अगर उस टाइम आपने उसमें फॉर्म में भरते टाइम नहीं भरा कि नहीं मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, आप जनरल कंसीडर किए जाओगे। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। अब एक चीज़ देखना, अगर आप यूपी से हो या किसी अन्य जिले से हो और आप जनरल के अलावा EWS OBC या SC ST जिस भी कैटेगरी से हो, पर बिहार में अगर आप जाके फॉर्म भर रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आरक्षण है वो केवल बिहार वालों को ही मिलेगा जिनका डोमिसाइल बिहार में है, यानी जो बिहार के मूल निवासी हैं। ठीक है, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना। देखो SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको निम्न प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी या मूल डोमिसाइल। ये डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र ये आपको बनवा के रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है इस फॉर्म भरते टाइम तो अभी बनवा लो अगर टाइम हो तो। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। देखो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए क्या क्या चाहिए, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ से क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और डोमिसाइल तो पता ही, आरक्षण लेना है तो बिहार का होना चाहिए भैया, स्थायी निवासी लगेगा ही। EWS के लिए क्या चाहिए, आय चाहिए और फिर वही डोमिसाइल या मूल निवास प्रमाण पत्र आपका बिहार से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गए डॉक्यूमेंट्स की बात, डॉक्यूमेंट्स में आरक्षण की बात। अब देखो इसमें तो ऐसे कुछ खास है नहीं, पर यहाँ पर अगर आप दिव्यांग हो तो दिव्यांग का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच आयोग स्तर पर मेडिकल बोर्ड गठित कर पुनः किया जाएगा। यानी अगर कोई दिव्यांग कोटे से भर रहा है फॉर्म तो एक चीज़ याद रखना कि उसकी दोबारा से मेडिकल टीम बैठाकर उसकी जांच की जाएगी कि वो सच में दिव्यांग है कि नहीं, ये लिखा गया है यहाँ पर। फिर देखो ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटे यानी सशक्तता स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नाती नतनी कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान नहीं होंगे। अब जैसे हमने बताया था कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर आपके दादा नाना नानी कोई भी रहा हो तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, अब मिलेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, अगर आप फॉर्म भरते टाइम ये चीज़ नहीं फिल कर रहे हो, बाद में आप दावा कर रहे हो कि हाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बोला जा रहा है कि फॉर्म भरते टाइम आपको ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा। अब देखो शुल्क, ऑनलाइन आवेदन शुल्क यानी कितने पैसे लग रहे हैं फॉर्म भरने के। जनरल, OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और EWS इन सब का 600 लग रहा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के ही है जो है, उनका 150 लग रहा है भैया। आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार जो बिहार के ही है, देखो वो जनरल से हो या नॉन जनरल हो, ठीक है, वो बिहार के अगर हैं तो उनका 150 लगेगा महिला उम्मीदवार। और राज्य के बाहर के उम्मीदवार हैं वो किसी भी वर्ग के हों, पुरुष हों स्त्री हों, ठीक है, उनका 600 लगेगा। देखो यानी राज्य के बाहर आप कहीं से भी हों तो उनका 600 लगेगा, किसी भी वर्ग के। आप SC ST नहीं माने, आपका 600 लगेगा तो लगेगा, आप बिहार से बाहर के हो तो ये था पैसे की बात।
सभी दिव्यांग को अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रतिशत शुल्क का 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को यदि 600 रुपये नहीं देते तो दिव्यांग अभ्यर्थी को मात्र 150 रुपये देना। अब कोई फिजिकल हैंडीकैप्स है तो उसके लिए 150 रुपये लगेंगे। देखो कैसे सिलेक्शन होगा, यानी चयन की प्रक्रिया, एग्जाम मोड कैसा होगा उनको देखते हैं। आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्यानुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। देखो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा, उसके लिए 75 अंक डिसाइडेड है, यानी एक 75 मार्क का आपका सीबीटी होगा। अब यहाँ पर एक 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन केवल बिहार वालों को, ये चीज़ ध्यान रखना। कार्यानुभव प्राप्तांक बिहार राज्य के अंदर अव्यवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी संस्थानों, यानी उनमें जो संविदा के आधार पर समान पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक और अधिकतम 25 अंक। अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, जो बिहार के अंदर है वो सरकार के अंडर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो संविदा पर हो सकते हैं या गैर निजी संस्थानों में, अगर वो सरकार के अंडर में कर रहे हैं काम, ठीक है, तो उनके लिए प्रतिवर्ष 5 अंक अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, आपने 1 साल काम किया तो 5 अंक मिलेंगे, अगले 3 साल काम किया तो 5 × 3 यानी 15 अंक मिलेंगे। इस हिसाब से वो 25 अंक मैक्सिमम अलग से उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो सीबीटी कैसे होगा, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। आयोग के सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी, ये याद रखना। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, देखो कुल 100 प्रश्न होंगे उसमें आपके क्वेश्चन पेपर में, सभी प्रश्न बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू। प्रश्न पत्र हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमने हिंदी से पढ़ाई की या इंग्लिश से पढ़ाई की, दोनों भाषाओं में होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और मैक्सिमम मार्क्स 100 होंगे। 2 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होगी और 100 मार्क्स मैक्सिमम होंगे, यानी 2 घंटे के अंदर आपको एग्जाम देना है और 100 मार्क मैक्सिमम आपका प्राप्तांक होगा। ठीक था। अब उसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस जो है निर्धारित डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी DMLT का आपको पाठ्यक्रम दिया गया है। याद रखना BMLT नहीं है, BMLT में थोड़ा सिलेबस और ज़्यादा वास्ट होता है, पर DMLT दिया है आपके लिए, राहत की खबर है, अच्छी खबर है। DMLT से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है भाई, ये भी याद रखना। नेगेटिव मार्किंग है नकारात्मक उत्तर। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा, यानी सही उत्तर आपने दिया तो 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर है तो 0.25 काटा जाएगा, यानी सही किया तो आपने 1 अंक मिलेगा, अगर आपका आंसर गलत है तो 25 अंक काट लिया जाएगा। और दूसरी बात देखो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल कर दिए गए हैं और कई पालियों में आकर आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर ये क्या कर सकते हैं, नियम है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे 3 पाली में किसी का पेपर हुआ, तीसरी पाली का क्वेश्चन पेपर कठिन था और दूसरी पाली का क्वेश्चन पेपर काफ़ी सरल था, तो जो कठिन वाले का क्वेश्चन पेपर था उनमें हर विद्यार्थियों को 2-2 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे कि आपका पेपर कठिन था कंपेयर टू सरल वालों के लिए। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब देखो कार्यानुभव का लाभ लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। अब जो अपना वो लगा रहे हैं कार्यानुभव, ठीक है, यानी एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, वो अगर एग्जाम में उत्तीर्ण है तो ही मिलेगा। एग्जाम के साथ जो आपने DMLT का एग्जाम दिया था उसमें अगर वो उत्तीर्ण है तो उनको ही लाभ मिलेगा। ठीक है, ये था कार्यानुभव। अब बाकी आप पढ़ लेना, यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन उसको कार्यानुभव देख सकता है, अति विशिष्ट, अधीक्षक, निदेशक, इन सब का अपना देख लेना। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण, कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र क्या क्या लगेंगे भाई आपके डॉक्यूमेंट। देखो फॉर्म भरते टाइम मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, दूसरा इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, अबौधिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल, यानी आपके इंटरमीडिएट के आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो दोनों भी आप लगा सकते हो। ये इंटरमीडिएट का मान्यता प्राप्त संस्थान से DMLT, मैट्रिकुलेशन देखो होता है 10th, इंटरमीडिएट यानी 10th और 12th दोनों का, फिर मान्यता प्राप्त DMLT या BMLT आप जो भी कर रखे हो उसका अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी आपने जो DMLT कर रखा है उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, और देखो DMLT का अंक पत्र यानी आपका जो नंबर वाला होता है, कितना नंबर आपने पाया, वो अंक पत्र भी आपके पास होना चाहिए। रिजल्ट यानी रिजल्ट जिसको बोलते हैं, रिजल्ट आपके पास होना चाहिए DMLT। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र,
यानी कास्ट सर्टिफिकेट, और स्थायी निवास डोमिसाइल। डोमिसाइल भाई सबका लगेगा, ये याद रखना, डोमिसाइल कंपलसरी है, बिहार में हो या बिहार से बाहर हो। बाकी अगर स्वतंत्रता सेनानी के हैं तो उनका प्रमाण पत्र लगेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उनका प्रमाण पत्र लगेगा, और कार्य अनुभव यानी आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका भी प्रमाण पत्र लगेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक, ये थे कुछ और बातें, जैसे जिसने प्रमाण पत्र अंक पर जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन फॉर्म में नहीं किया हो उसको दस्तावेज सत्यापन में स्वीकार नहीं किया जाए। यानी आपने फॉर्म भरते टाइम अगर गलती कर दी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड किया है, उसको आप बाद में ले जाके दिखा रहे हो, इसे आपने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस का मांगा, आपने एक्सपीरियंस का भरते टाइम नील कर दिया, यानी एक्सपीरियंस नहीं भरा फॉर्म भरते टाइम कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पर आपके पास एक्सपीरियंस था, वो बाद में बन के आया, आप जाके दिखा रहे हो ऑनलाइन सत्यापन के टाइम कि भैया मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मुझे 25 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, जो मान्य नहीं होगा भैया। आप फॉर्म भरते टाइम ही अगर वो भरे हो तो अच्छे से भर लेना। ठीक, अब देखो विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट btscbihar.gov.in, ये वेबसाइट पे आप लगातार चेक करते रहना, इससे संबंधित सभी सूचनाएं सिलेबस वहाँ पे माध्यम से प्रकाशित की जाएंगी। ये थी कुछ और बातें, आगे देखते हैं। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भविष्य जाएंगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन या सुधार मान्य होगा। एक चीज ध्यान रखना, आप फॉर्म भरना तो एकदम सही सही भरना, क्योंकि इसमें करेक्शन विंडो ओपन होने का कोई चांस नहीं है। सीधा सीधा बताया गया है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया भैया तो भर दिया, इसमें आप करेक्शन नहीं करवा सकते। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। मानिए आप गलती करते हो, आप ही जिम्मेदार होगे, आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदक को कोई विचार नहीं किया जाए, यानी आपने गलती कर दी, आप कितना भी रिक्वेस्ट करो आप में सुधार नहीं होगा। गलती में गलती है तो गलती है। ऑनलाइन भुगतान, यानी आप ऑनलाइन जब पेमेंट करोगे उसके लिए अभ्यर्थी रसीद की प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेंगे, यानी आप रसीद डाउनलोड करके अपने पास सेफ रख लेना। ये थे कुछ इंस्ट्रक्शन, बाकी अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ते रहना। मोबाइल, ईमेल आईडी ये सब पहले से, अगर ईमेल आईडी वगैरह नहीं है तो बना के रख लेना। फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, आवेदक अभ्यर्थी का फोटो खींचा होना चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर का फोटो खिंचवाना है। ऐसा नहीं आप 12th में एक फ़ोटो खिंचा के रखे थे वो अब तक चला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके हाल का खींचा होना चाहिए 3 महीने के अंदर। आवेदक अभ्यर्थी का चेहरा सिर से ऊपर से नीचे तक दिखना चाहिए। अब आधा कटा फेस नहीं होना चाहिए, पूरा ऊपर से लेके पूरा फेस नीचे तक दिखना चाहिए। फोटो में किसी प्रकार की छाया नहीं होनी चाहिए, यानी फोटो में किसी प्रकार का शैडो नहीं आना चाहिए, यानी फ़ोन से खींच के मत लगाना, फ़ोन से खींच तो मत ही खींचना। बैकग्राउंड में सफ़ेद पटल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी क्या करता है, नीले बैकग्राउंड, पीले बैकग्राउंड ऐसे लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है आपको वाइट बैकग्राउंड ही चाहिए। ठीक है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाएंगे। अब आज चश्मा तो हमें लगता है मोस्टली 50% तो बच्चे लगाते ही हैं, तो वो चश्मा हटाकर फ़ोटो खिंचवाना भैया, चश्मा लगा के फ़ोटो मत खिंचवा लेना, साफ साफ यहाँ पर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ के संबंध में हो गए। अब देखो, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी फर्जी या जाली प्रमाण पत्र इसके आधार पर उक्त आवेदन फॉर्म नहीं भरेंगे। कोई भी अपना फर्जी डॉक्यूमेंट मत बनवाना, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो भी ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद अगर कुछ ऐसा निकलता है तो आपको भी दुख होगा कि भैया सिलेक्शन तो मेरा हो ही गया था और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर छांट दिया गया। तो ये थे कुछ फॉर्म, और ये एक और फॉर्म दिया गया साथ में, जो अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस लेटर जो है ये आप भर देना, जिसका जिसका एक्सपीरियंस है बिहार से, खासकर वो उसके लिए था। तो भैया ये था फॉर्म से संबंधित नॉलेज। अब देखते हैं हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। देखो, पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं, एक तो पैसे वाले होते हैं, एक गरीब छात्र होते हैं। देखो, हार से रियलिटी है, पर देखो पैसे वाले जो हैं वो तो भाई अपना कोर्स खरीद के और पढ़ाई करने शुरू कर दिए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई जो गरीब है, या तो गरीब में भी 2 कैटेगरी है, एक तो जो कोर्स ले सकते हैं वो भी हैं, और जो नहीं ले सकते वो भी हैं। कोर्स जो ले सकते हैं वो उन्होंने क्यों नहीं लिया भाई, उनको डाउट है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा होगा, कैसा नहीं पढ़ा रहा होगा, हमें समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, वो यहाँ पे एक बात आती है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, जो हाँ गरीब है सच में कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते कोर्स। देखो, उनके लिए मैं अपने चैनल पर अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है कोर्स, पूरा DMLT सिलेबस ही कवर करा रहा हूँ। उसमें देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने कंप्लीट कर रखी है। ये वीडियो आप खोजना मेरे चैनल पे, आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, पूरे 5 घंटे में 20-20, 25-25 घंटे लोग पढ़ते रह जाते हैं। ह्यूमन फिजियो बहुत बड़ा और बहुत मेजर टॉपिक है, 5 घंटे में उसका निचोड़ मैंने तैयार कर दिया। इसके अलावा मैं आगे का क्लिनिकल पैथोलॉजी वगैरह भी स्टार्ट कर दिया हूँ। धीरे धीरे करके आपके अगले 60 दिनों तक, जब तक एग्जाम होगा, सारे ही टॉपिक मैं कवर करा दूंगा। तो आपके पास नहीं अफोर्ड कर सकते हो
देखो जैसे मोस्ट ऑफ द टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, शॉक हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, माइक्रोस्कोप मैंने पढ़ा दिया। इसके अलावा आजकल में फिर अगला वीडियो आएगा, फिर रेगुलर लगातार वीडियो डलते जाएंगे। दूसरी बात, मैं शॉर्ट पे भी 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट, यानी 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट नाम से एक वीडियो चला रहा हूँ। उसमें अभी 2-3 वीडियो और पढ़ चुके हैं, कभी वीडियो के 1 घंटे बाद आ जाएगा। उसमें क्या हो रहा है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी आप शार्ट देख लो तो उसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऐसे ऐसे छाट रखे हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, और वो काफ़ी शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो रहा है। तो उससे भी आपका फ़ायदा होगा कि 10-12 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अगर मेरे चैनल पे जाकर चेक कर लेना। आपको अगर मेरी पढ़ाई समझ में आ रही होगी तो अच्छे से आप वीडियो देख के आराम से पढ़ते रहो, फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ की बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ। आजकल में वहाँ मैं पीडीएफ डालना शुरू कर दूंगा, तो जो भी मैंने पढ़ा रखे चैप्टर उसके पीडीएफ पढ़ जाएंगे, आगे जो भी पढ़ाएंगे उसके भी पीडीएफ पढ़ जाएंगे। एक भी पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है, आराम से आप पढ़ते चले जाओ, ठीक है। तो ये थी रणनीति आगे की कि कैसे पढ़ाई करनी है जिनके पास पैसे नहीं है या जो गरीब है सच में। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की संपूर्ण जानकारी A to Z, कैसे क्या कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या होगा, उसके अलावा आप पढ़ाई कैसे कर सकते हो, कहाँ से आप पढ़ सकते हो, सोर्स क्या है पढ़ाई का, वो था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, पसंद आए तो पढ़ाई शुरू कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।